नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। जैसा कि चंपावत उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमने वाला है और आज शाम ये प्रचार थम जाएगा। 31 मई को चंपावत सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ है उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी, जो भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा भी सील हो चुकी है। 31 मई शाम 7 बजे के बाद भारत नेपाल सीमा खुलेगी कहीं जाकर। तो 31 मई की तारीख काफी अहम होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। और आज शाम चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाएगा और एक तरफ है सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी। तो हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने 47 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन यह भी देखा गया कि तीसरी बार हैट्रिक नहीं मार पाए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और जहां कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी। उपचुनाव होने हैं अब 31 मई को चंपावत सीट के लिए, तो देखना होगा कि इस बार चंपावत उपचुनाव के लिए कौन बाजी मारता है। हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आज चुनाव प्रचार थमने वाला है और इससे पहले क्या कुछ तस्वीरें देखी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन पूरी ताकत ये दिखाई जा रही है कि हर जगह पहुंचा जाए और सभी जगहों पर जा करके अपने अपने पक्ष में मतदान की जनता से अपील की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और वो कई क्षेत्रों में जा करके लोगों से छोटी छोटी सभाएं करके मतदान की अपील कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस की जो प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी हैं, वो भी विभिन्न क्षेत्रों में जा करके अपने पक्ष में चुनाव प्रचार की अपील कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्मला गहतोड़ी क्षेत्र की जनता से ये कह रही हैं कि वो क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, क्षेत्र के लोगों के बीच रहती है। लंबे समय से उन्होंने समाज सेवा के कार्य में जिस तरह से जुटी हुई है, अपने क्षेत्र के लिए काम किया है और कई भावुक अपील वो लगातार कर रही हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लोगों से यही बता रहे हैं कि चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, चुनाव भारी मतों से जीत करके जाएंगे, क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको दोनों प्रत्याशी अपने अपने स्तर से टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। और दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, पूरा संगठन के जो नेता हैं, वो सभी नेता भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव जो है प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह बिल्कुल प्रतिष्ठा का विषय भी है और बीजेपी के लिए इस चुनाव में जीत भी जरूरी है। अब ये देखना होगा कि अजय किसको जनादेश मिलता है। एक तरफ आपने बताया कि निर्मला गहतोड़ी दावा कर रही है कि वो क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही हैं, उन्होंने कई आंदोलन में हिस्सा भी लिया है और कई आंदोलन में उनका नाम उभर कर सामने भी आया। तो वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को कैसी बड़ी चुनौती दे पा रही हैं? देखिए, जिस तरह चूंकि मुख्यमंत्री का चुनाव है, चूंकि मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में है, तो जाहिर है कि क्षेत्र की जनता से विपक्ष की ओर से यानी निर्मला गहतोड़ी जिस तरह से भावुक होकर के बातचीत कर रही हैं और वो कह रही हैं क्योंकि पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो चुन करके विधानसभा में पहुंचती हैं तो अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगी और स्थानीय प्रत्याशी हैं। उसी तरह से जो मुख्यमंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव वो जीत चुके हैं, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है। क्षेत्र की जनता 100% मतदान करने के लिए 31 तारीख को अपने घरों से निकलेगी और जो मतों का अंतर है, हार जीत का जो अंतर है, वो बहुत भारी अंतर यहाँ देखने को मिलेगा। इस तरह से बीजेपी के जो तमाम दिग्गज हैं वो दावा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के सभी दिग्गज नेता इस समय चंपावत में मौजूद हैं।
इसी तरह से चूंकि कांग्रेस की ओर से भी चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश की गई है, अंतिम दौर में काफी प्रयास भी किया गया। पार्टी के जो सभी दिग्गज हैं वो पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी चुनावी मैदान में रहे, उन्होंने भी निर्मला गैतोरी के लिए प्रचार किया। इसी तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महरा, वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं। और दोनों ही नेताओं के लिए, चाहे हम ये कहें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, उनको चुनाव जीत करके जाना है। इसी तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महरा, उनके लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ये उनका पहला चुनाव है, तो उनकी भी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जनाधार। बिल्कुल, और इस कोशिश में कौन कामयाब होता है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने भले ही दूसरी बार सरकार बना ली थी, लेकिन सीएम धामी अपना चुनाव हार गए थे। और अब एक और ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि बड़े मार्जिन से जीतना भी है और दोबारा से एक बड़ी जीत हासिल करनी है। और उत्तराखंड में सरकारी विभागों की कार्य संस्कृति को लेकर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं और इसी क्रम में अब कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों के विभागों में पुनर्नियुक्ति में भ्रष्टाचार से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आश्चर्य इस बात का है कि मंत्रियों और नेताओं की ओर से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की जा रही है। और इस मामले पर सवाल उठाते हैं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड में चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एक आम चलन जैसा हो चुका है। रिटायरमेंट के बाद उनको फिर से विभागों में एडजस्ट करने से कार्य संस्कृति प्रभावित होती है और प्रदेश भर में वित्तीय भार भी बढ़ रहा है। विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि रिटायरमेंट के बाद खाली पद पर जिस व्यक्ति को पहुंचना होता है वो उसे पद नहीं मिल पाता है। सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों के सरकारी विभागों में पुनर्नियुक्ति पर तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने रोक लगाई थी। बावजूद इसके सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता और यहां तक कि मंत्री अपने चहेते के लिए सिफारिश लगाने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। और इस मामले पर नेताओं का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो आईसी हैं, जो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह एक दूसरे अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनके पदभार को मैं ग्रहण कर सकता हूं, उनके पास सारी योग्यता है जो उस पद के लिए चाहिए, तो उसके बाद भी जिस तरीके से अरविंद पांडे जी उनकी सिफारिश करते नजर आ रहे हैं धन सिंह रावत जी से कि उनके जो समय है उसका विस्तार किया जाए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि ये आपसी जो षड्यंत्र है और ये कहीं ना कहीं किसी स्कैम और भ्रष्टाचार की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आपकी आपसी सांठ-गांठ करके आप समय का जो विस्तार करना चाहते हैं, जिससे आपके देखिए, पूर्व मंत्री जी से उन्होंने चर्चा की होगी ऐसा लगता है और उन्होंने उनके पक्ष में एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा है, लेकिन अंततः निर्णय शासन के द्वारा लिया जाना है और जो जनहित में होगा वही सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की सिफारिश का महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जनहित में क्या उचित होगा और वही निर्णय भी सरकार लेगी। पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार, ये दोनों चीज़ें बहुत गलत हैं, दोनों परिपाटी बहुत गलत हैं। और वो भी तब कि जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ये बात कह चुके हैं कि पुनर्नियुक्ति और सेवा विस्तार तभी होना चाहिए जब रिटायर होने वाले व्यक्ति से बेहतर व्यक्ति आपको कोई नहीं मिल रहा हो। देखिए, मुझे लगता है प्रदेश में शिक्षा का स्तर आए दिन घटता ही चला जा रहा है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से भी छिपी नहीं है। लगातार बंद हो रहे सरकारी स्कूल और घटती छात्र संख्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाल ही में शासन की ओर से कुमाऊं मंडल के 7 स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बंद होने वाले इन 7 माध्यमिक स्कूलों में 3 स्कूल अल्मोड़ा जिले के हैं। स्कूलों को बंद करने के आदेश का कई इलाकों में छात्रों और परिजनों ने विरोध भी किया, लेकिन सरकारी अधिकारियों की जनहित के इन मुद्दों पर अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखी है। सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र संख्या का घटना, वहीं दूसरी ओर निजी स्कूलों में छात्र संख्या का बढ़ना सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। इस दौरान अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुद शून्य छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की बात कही है। मंत्री ने कहा है कि जिन सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या शून्य हो चुकी है और ऐसे स्कूलों को निश्चित रूप से बंद कर देना चाहिए। देश में एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है।
जो इस साल से एनईपी को लागू करेगा। 15 बच्चों पे एक टीचर देने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। और इस बार जब हमने प्रवेश उत्सव चलाए तो अभी तक 1,35,000 बच्चों ने सरकारी हमारे स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का छात्र अनुपात अगर देखा जाए तो उसमें सरकारी कॉलेज इस समय लगभग हमारे 104 नए कॉलेज और जो है हमने संचालित किए हैं, जहाँ छात्र संख्या बढ़ चुकी है। हाँ, अगर जिस गांव में एक भी छात्र नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ का स्कूल बंद होगा, लेकिन अगर कहीं एक भी छात्र है तो इस स्कूल बंद नहीं। से प्राइवेट मान्यता दे दी जा रही है, कहीं वो ये कारण तो देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार क्वालिफाइड टीचर। देखिए मैंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में अब टीचरों की भी कमी नहीं है और छात्रों की भी कमी नहीं है। और अगले 1-2 साल में आप देखना कि सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या जो है लगभग 20% और बढ़ जाएंगे। निजी विद्यालयों की जहाँ तक बात है तो हमने सरकार ने एक आदेश किया है कि 25% गरीब बच्चों को उनको पढ़ाना पड़ेगा, एक एक गाँव उनको गोद लेना पड़ेगा और अच्छे क्वालिटी के टीचर उनको रखने पड़ेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में आज भी जो है लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम पे टीचरों की भी कमी नहीं है और अच्छे टीचरों की भी कमी नहीं है। देश में एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, जो इस साल से एनईपी को लागू करेगा। और ये बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है, लेकिन इसकी तारीख आगे बढ़ सकती है। सरकार ने विधानसभा सचिवालय को पत्र भेजा है। गैरसैंण में 7 जून से 14 जून तक बजट सत्र शुरू करने की अपील की है। अभी तक राज्य सरकार ने सत्र को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है। 10 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव, तो दूसरी तरफ विधानसभा का बजट सत्र भी होना है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राज्यसभा चुनाव के लिए देहरादून विधानसभा में वोटिंग की प्रक्रिया भी होगी। तो एक तरफ विधानसभा बजट सत्र, तो दूसरी तरफ 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तैयारियां, दोनों ही बड़ी चुनौती है उत्तराखंड सरकार के सामने। हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, एक तरफ है बजट सत्र और दूसरी तरफ है राज्यसभा चुनाव, क्या फिलहाल फैसला होता नजर आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड सरकार ने 7 जून से लेकर के 14 जून तक के लिए प्रस्तावित किया था कि बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाए, लेकिन क्योंकि बीच में राज्यसभा का चुनाव भी है और राज्यसभा का जो चुनाव है वो देहरादून विधानसभा में ही होना है। ऐसे में सरकार के सामने एक दुविधा जैसी स्थिति जरूर आ गई है और ये माना जा रहा है कि अगर गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा, बजट सत्र होगा, तो 10 तारीख के बाद होगा, उसको आगे खिसकाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह के वातावरण यहाँ बन रहे हैं, उससे इस बात पर काफी मुश्किल लग रहा है कि इस बार गैरसैंण में बजट सत्र होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स चारों धामों में तैनात है, चारों धामों में यात्रा रूट पर तैनात है। और ऐसे में अगर पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र गैरसैंण में मौजूद रहेगा तो यात्रा व्यवस्था प्रभावित होगी और लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है उन सुविधाओं को समय से उन तक नहीं पहुंचाया जा पाएगा और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो ऐसे में तमाम दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अगर देहरादून में विधानसभा का बजट सत्र कराया जाएगा तो कोई दिक्कत सामने देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पर क्योंकि व्यवस्थाएं पहले से ही मौजूद है, सारी व्यवस्थाएं पहले से हैं, तो यहाँ के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर गैरसैंण में होगा तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, सड़क का दुरुस्त करना है, बाकी अन्य जो चीजें हैं वो सब कुछ करना है और पूरा प्रशासनिक अमला उसको गैरसैंण पहुंचाना पड़ेगा। तो ऐसे में कई दिक्कतों को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फिलहाल साफ किया है कि संभवतः जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र है उसको गैरसैंण में न करा करके देहरादून के विधानसभा में कराया जाए। यानी कि इस बार ये बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बजाय देहरादून में ये बजट सत्र कराने की मांग उठ रही है। देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैरसैंण को प्रदेश सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है और ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर वहाँ पे सरकार का कोई काम काज नहीं हो पाया है, एक दिन भी ग्रीष्मकालीन राजधानी से नहीं हो पाया है। ऐसे में विपक्ष की ओर से या बाकी अन्य दलों की ओर से भी सवाल उठाए जाएंगे। जनता को भी
बहुत सारी उम्मीदें इस बात को लेकर के है, अगर गैर टाइम से सरकार का संचालन होगा तो वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो समय पर मुहैया हो सकेंगी और वहाँ का विकास तेजी के साथ होगा। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है और काफी चीजें वहाँ पर अब करना जरूरी है, क्योंकि अगर विकास करना है तो वहाँ पर सरकार को बैठना होगा, वहाँ पर सारी प्रशासनिक अमले को भी पहुँचाना होगा। और ऐसे में अगर वहाँ पर एक दिन भी अगर सरकार का संचालन नहीं होता है, अगर एक दिन भी सत्र का आयोजन नहीं होता है, एक भी सत्र वहाँ पर आयोजित नहीं होता है, तो जाहिर है कि सरकार पर भी ये तमाम सवाल रहेंगे और जनता की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी। लंबे जद्दोजहद के बाद बिल्कुल, और ये सरकार को इस संबंध में पुनर्विचार विवश होकर करना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात यही है कि चारधाम यात्रा जो कि प्रभावित ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और चारधाम यात्रा में भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए पर्यटन विभाग ने यात्रियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में यात्रा को सुगम बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में पर्यटन विभाग ने अब प्रदेश और देशवासियों को यात्रा को लेकर 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। यात्रियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर पर्यटन विभाग का यह कहना है कि लंबी यात्रा के बाद सीधे किसी भी धाम की यात्रा ना करें। साथ ही चारधाम यात्रा 6 महीने तक चलेगी, इसलिए आने के लिए कोई जल्दबाजी ना करें और हेली सेवाओं के लिए किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क ना करें। इन सुझावों का मकसद यात्रा के दौरान फर्जीवाड़े को रोकना और यात्रा को सुगम बनाना है। इसके तहत श्रद्धालुओं को 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। विभाग की भूमिका निभाई जाती है और बाकी सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना पर्यटन विभाग का काम है। शासन स्तर पर जो बैठकें आहूत की जाती है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, माननीय पर्यटन मंत्री जी के स्तर से या फिर मुख्य सचिव महोदय के स्तर से, उसका कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। जो रजिस्ट्रेशन की वेब पोर्टल्स है उसका संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा एक कॉल सेंटर भी चलाया जाता है और ये कॉल सेंटर पे राउंड द क्लॉक 6 लोग वहाँ उसको अटेंड करते हैं। ये 2 पालियों में चलता है ये, और इस तरह से मतलब दिन भर में 12 व्यक्ति उसको कंटिन्यूस अटेंड करते रहते हैं। औसतन हम लोग 450 हमारे पास कॉल्स आते हैं और आप अगर देखना चाहें तो हमारे कंट्रोल ऑफिस में देख भी सकते हैं कि व्यवस्था कैसी चल रही है। 450 में से आज की डेट में ज़्यादातर आपकी जो कॉल्स है वो मुख्यतः आई हुई है रजिस्ट्रेशन को लेके। उसके बाद जो कॉल्स आई हुई है वो है मुख्यतः आपके हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स को लेके, और बाकी जो व्यवस्थाओं के संदर्भ में कॉल आती है। जो कॉल आती है वो संबंधित हम लोग विभागों को भेजते हैं और फिर संबंधित विभाग उस पर जो कार्रवाई करते हैं उसकी सूचना हम लोगों को दूसरे दिन 2 बजे तक आ जाती है और वो हम लोग यथासंभव आपके साथ उसको साझा कराते हैं। और प्रदेश में जुर्म और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कर्णप्रयाग के सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान को अंजाम दिया। मिशन मर्यादा के अंतर्गत चमोली पुलिस शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर चुकी है। पुलिस ने ढाबों और पार्किंग्स में ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग करते हुए करीब 15 लोगों के चालान काटे हैं। सीओ कर्णप्रयाग अमित कुमार ने कहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और कल प्रदेश में सोमती अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए आज से ही हरिद्वार में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। कोरोना काल के चलते करीब 2 साल से सोमती स्नान बंद था, जिसके चलते उस बार काफी मात्रा में भक्तों की भीड़ जुट रही है। और इस बीच भक्तों की सुविधा के लिए मंगलौर पुलिस ने जाम लगाने वाले जगहों को चिन्हित कर ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली है। रुद्रप्रयाग के पांडव शेरा ट्रैक पर 7 ट्रैकर्स लापता हैं। एसडीआरएफ का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसके चलते ट्रैकर्स के पास भोजन और पानी भी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है ट्रैकर्स के पास। कल भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन अभी तक इन ट्रैकर्स का कोई भी पता नहीं लग सका है। आज ट्रैकर्स को एयरलिफ्ट कराए जाने की फिर से कोशिश होगी। खराब मौसम सर्च एंड ऑपरेशन में
बाधा बन रहा है। रेस्क्यू के लिए नागरिक उड्डयन विभाग से भी चॉपर की व्यवस्था की गई है। ट्रैक रूट पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है लगातार। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।